हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 डैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक अराउंड यू इन योर क्लासरूम। तो आप अपने क्लासरूम में देखिए। डू यू सी एनी वन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू? क्या आपको कोई आपके जैसा दिखता है? In this chapter you will learn that people are different from each other in many way। और इस चैप्टर में आप ये स्टडी करेंगे जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। वह देखने में ही नहीं सिर्फ अलग होते हैं, उनकी जो रिलीजियन होती है, कल्चर होता है, रिलीजियन बैकग्राउंड होता है, वे पूरी तरह से अलग होता है। दिस डिफरेंस इंसराइन आवर लाइफ इन मेनी वे एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। और ये डिफरेंस हमारे लाइफ को बहुत सारे तरीक़ों से इंसराइन करता है और ये बहुत ही अच्छा है। ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजियन एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। और जो भी इंडिया में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, डिफरेंट रिलीजियन के होते हैं। अब उसके चलते क्या होता है, जो इंडिया होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियन के लोग रहते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर होता है। तो उसके चलते इंडिया की एक डाइवर्सिटी से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एडेड टू आवर लाइफ? और हमारे लाइफ में एडवर्सिटी क्या ऐड करती है उसके बारे में हमें जानना होगा। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? और इंडिया ऐसा कैसे बना कि इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, रिलीजियन के मामले में, कल्चर के मामले में, ट्रेडिशन के मामले में। तो डिफरेंट स्टेट के लोग डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। जब आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीजियन देखने के लिए मिलते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई सिख होता है। तो डिफरेंट रिलीजियन आपको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे आप रहते हो। कैन यू डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट है? इसके बारे में भी हम जानेंगे। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम को आंसर। तो अब इस चैप्टर को जैसे ही पढ़ेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। आप इस तीनों फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों फिगर तीन अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अब तीनों स्टूडेंट ने जब इस फिगर को बनाया तो एक स्टूडेंट ने कुछ उसकी जो थिंकिंग थी, कुछ ये लड़की ने बनाया होगा, शायद आप कह सकते हो। ये एक लड़का ने बनाया होगा, ये एक लड़की ने बनाया होगा। तो इस तरीके से इतनी डाइवर्स है, हमारे थिंकिंग में भी डाइवर्स है। हम एक दूसरे से अलग दिखते भी हैं, अलग सोचते भी हैं, अलग खाना भी खाते हैं। सबको तो एक जैसा खाना पसंद नहीं है। किसी को बर्गर पिज़्ज़ा पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है। तो जो इंडिया है वो डाइवर्स है सारे चीज़ के मामले में। यहाँ पे कहने का यही मतलब है। 3 children around your age have drawn the figure above। तो 3 स्टूडेंट आपके एज के ही इस फिगर को ड्रॉ किए हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। और इस बॉक्स में आपको क्या करना है? एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी अदर? क्या आपकी जो ड्राइंग है वो इन तीनों से सिमिलर, मिलती जुलती है क्या? The chances are that your drawing is quite different from the other 3। और ये चांस है कि जो आपकी जो ड्राइंग होगी वे तीनों ड्राइंग से क्वाइट डिफरेंट होगी। विच यू कैन सी दिस इज बिकॉज ईच वन हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। और यह इसलिए हुआ क्योंकि जो हर एक लोग का यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट only don't look exactly like each other but also different in terms of language we speak, our cultural background, the religious ritual we observe and of course the way we draw। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्राइंग है वही सिर्फ अलग, ड्राइंग स्टाइल जो है वही सिर्फ अलग नहीं है, हमारा जो कल्चर है,
जो ट्रेडिशन है, जो रिलीजियस बैकग्राउंड है, उसके अनुसार ना हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। अगर कोई सिख लड़का है तो वो पगड़ी पहने हुए फिगर को ड्रॉ करेगा, तो उसका जो रिलीजियन है वो सिख है, और वे अपने तरीका से क्या करेगा, उस फिगर को ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो आप अगर एक हिंदू हो तो आप अपने तरीके से फिगर को ड्रॉ करोगे, अपना जो फिगर है अपने तरीके से आप शर्ट पैंट में देखोगे, बनाओगे अपने आप को। तो हर एक लोग का डिफरेंट स्टाइल तो होता है ड्राइंग का, लेकिन जो ड्राइंग होगा आपका वो आपके कल्चरल बैकग्राउंड पे, आपके रिलीजियस पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये था इस पेज का आपका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कुछ और देखते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प टू चेक। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको फील करना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब आप बाहर जाते हो तो क्या पहनना पसंद करते हो? अगर घर पे रहते हो तो कौन सी भाषा में बात करते हो आप? वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते होगे, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसको यूज़ करते होगे घर पे रहते होगे। तो जो आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स हैं वे क्या हैं यहाँ पे लिखना है, और आपको कौन सा बुक पढ़ना पसंद है यहाँ पे लिखना है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू सिमिलर आंसर। और आपको क्या करना है, इस बॉक्स को फिल करके अपने टीचर के पास ले जाना है और टीचर से चेक कराना है कि कितने लोग का आंसर जो है वो सिमिलर होगा। इज देयर एनीवन हु लिस्टेड मैच योर एग्जैक्टली। तो आप जब देखिएगा, जब आपके क्लास में मान लीजिए 35 स्टूडेंट हैं, 35 ने इस बॉक्स को फिल किया, बॉक्स को फिल करने के बाद ये लोग टीचर के पास, टीचर से चेक कराएं, और आपको ये टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको सारे स्टूडेंट का जो भी ये है उसको कलेक्ट करना है और मैच करना है कि आपका जो आंसर है किसी स्टूडेंट से सिमिलर है। तो मे बी फेवरेट स्पोर्ट सिमिलर हो सकता है, लेकिन सारा एक साथ मिलना नामुमकिन के बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो चारों का आंसर है वो सेम एग्जैक्टली आपसे मैच कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर। बट बहुत सारे जो आंसर होंगे वे सिमिलर होंगे, लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं करेंगे। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक। और आप में से कितने लोग सेम काइंड्स ऑफ बुक को पढ़ना पसंद करते होंगे? कैसे कर सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय स्टूडेंट इन योर क्लास। और कितने डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं आपके स्टूडेंट, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वे इन विच यू quite like some of your classmate and other way in which you are different from। और बहुत सारे तरीके से आप अपने क्लासमेट से सिमिलर होंगे और बहुत सारे तरीके से आप अपने क्लासमेट से डिफरेंट होंगे। मेकिंग फ्रेंड, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या आप सोचते हैं कि ये आपके लिए आसानी होगी कि जो एक आपको दोस्त बनाना है जो कि आपसे बहुत ही डिफरेंट हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। और आपको इस स्टोरी को पढ़ना है और समझना है और उसके बारे में आपको सोचना है। आई हैड मीन्ट इट अ जोक। मेरा मतलब है एक जोक। अ जोक मेड अप ऑफ स्मॉल रैग्ड बॉय who sold newspaper at जनपद क्रॉसिंग at busy intersection। तो ये जोक उसके लिए है जो एक लड़का है जो जनपद क्रॉसिंग पर क्या करता है, न्यूज़पेपर को बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और जैसे ही मैं साइकिल लेकर पार करता हूँ, मतलब ये लड़का बोलता है कि जैसे ही मैं साइकिल लेकर पार करता हूँ तो वे जो लड़का है वो पीछे पीछे दौड़ता है और चिल्लाते हुए हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर वर्ड बोलता है, हेडलाइन न्यूज़पेपर बोलता है। दिस टाइम स्टॉप बाय पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी न्यूज़पेपर। तो इस समय मैंने क्या किया कि उसे फुटपाथ पर, पेमेंट मतलब क्या होता है, फुटपाथ होता है,
पेमेंट मतलब क्या होता है, फुटपाथ पर रोका और उससे एक हिंदी पेपर मांगा। कौन लड़का? ये लड़का जो है वो हिंदी पेपर इससे मांगता है। हिज माउथ फील ओपन, इसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? अब ये पूछता है क्या आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर पेपर, और ये कहा हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी आती है और मैं इस पेपर को खरीदूंगा भी। वाई व्हाट डू यू थिंक? तो ये पूछता है इससे क्यों, क्या तुम सोच रहे हो? ही पॉज बट यू लुक सो अंग्रेज। तो ये कहता है इससे कि तुम जो है बहुत ही अंग्रेज की तरह लगते हो और तुम्हें हिंदी समझ में आती है। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? क्या मेरा मतलब कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो? अब ये लड़का इससे कहता है ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेंसिली, तो ये थोड़ा सा इम्पेशंस होके बोलता है आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। तो ये इससे कहता है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन द स्कूल। तो ये इससे कहता है कि हिंदी जो है वो हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट, ये पूछता है सब्जेक्ट ये क्या होता है? ही आस्क्स हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू अ स्कूल। तो ये सोचता है और सोचते सोचते मन में सोचते सोचते कहता है कि मैं कैसे इसको सब्जेक्ट का मतलब समझाऊं जो कि कभी स्कूल तक ही नहीं गया है। वेल इट इज़ ए समथिंग, तो ये कहता है हाँ यह कुछ होता है। आई बिगन बट द लाइट चेंज, तो जैसे ही यह कुछ कहना स्टार्ट करता है तो लाइट जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रीव 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ पुश अलॉन्ग द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो इसके पीछे बहुत सारे कार हॉर्न देने लगती है और ये ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ जाता है जो साइकिल पे लड़का रहता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है? द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है कि ये जो लड़का था एक हिंदी पेपर लिए हुए इसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और बोलता है भैया आपका अखबार। तो ये लड़का इससे बोलता है कि भैया आपका अखबार लीजिए। अब भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो ये लड़का इससे पूछता है कि भैया ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और जैसे ही ये इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलता है तो इस पर अजीब लगता है कि वह स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है इसके मुंह से इंग्लिश वर्ड जो सब्जेक्ट निकलता है। इट साउंडेड लाइक द मीनिंग ऑफ इंग्लिश टू बी रूलर बाई समवन एल्स। तो इससे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि जो इंग्लिश है वो रूल्ड किया गया है दूसरे से। ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो ये लड़का इससे कहता है ओह ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो समथिंग होता है जो कि हम स्टडी करते हैं। आई सेड and then because the red light had come on I asked him have you ever been a school। तो ये लड़का इससे पूछता है क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो ये लड़का आंसर देता है never, he answered and he added proudly, और ये proudly के साथ कहता है कि नहीं कभी नहीं मैं स्कूल नहीं गया। I began working when I was so high। तो जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैंने क्या कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ये लड़का इससे बोलता है ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और वह अपने आप को मेरे साइकिल सीट से मेज़र करता है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट अलॉन। तो ये लड़का इससे कहता है कि पहले मेरी मम्मी भी मेरे साथ आया करती थी
लेकिन अब मैं अकेला ही आया करता हूँ। तो ये लड़का इससे पूछता है वेयर इज़ योर मदर नाउ, तो अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ये लड़का इससे पूछता है। बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, तो ये आई वॉज ऑफ मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे ही लाइट ट्रैफिक लाइट चेंज हुआ तो ये लड़का है वो चला जाता है। सी इज इन द मिरर द रेस्ट वॉज डाउन आउट, तो ये मतलब ये कहता है जैसे ही ये आगे बढ़ने लगता है तो ये पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है कि वह मेरठ में है, और जो भी आगे बोलता है वे उसको सुनाई नहीं देता है इसको, क्योंकि वे आगे साइकिल के साथ बढ़ गया था। माई नेम इज समीर ही सेड नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे आता है तो कहता है ये लड़का इससे कहता है कि मेरा नाम जो है समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, तो बहुत ही शर्माते हुए ये लड़का इससे पूछता है कि भैया आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वॉल्व्ड, तो यह बहुत ही इनक्रेडिबल था और मेरी बाइकिल लड़खड़ाई। माई नेम इज समीर टू, तो ये लड़का कहता है कि मेरा भी नाम समीर है। ये लड़का इससे कहता है कि मेरा भी नाम समीर ही है, समीरी है। आई सेड हिज आई लिट अप, उसकी आंखें चमकने लगी। यस आई ग्रीनडेड एट हिम, इट अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर यू नो, तो ये लड़का इससे कहता है कि ये अनदर नेम है हनुमान फादर का, तुम्हें पता है। ही सेड triumphantly something like I answer and then held out my hand, तो जैसे ही आंसर दिया हुआ मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bud, I could still feel the warmth as I cycle away। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, और नेक्स्ट डे जैसे ही आता है तो उसका स्माइल अभी नहीं रहता है। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, मेरठ में क्या हो चुका है, ट्रबल हो चुका है। वह कहता है मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन राइट्स, बहुत सारे जो पीपल हैं वे राइट्स में मारे जा चुके हैं। आई लुक एट हेडलाइन, और मैं एक हेडलाइन पर देखा कम्युनल राइट्स, इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगन आई एम अ मुस्लिम समीर, यह कहता है, यह लड़का कहता है लेकिन मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड एंड ऑल द पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी घर के परिवार हैं वे कहाँ पे हैं, मेरठ में हैं। हिज आई फील्ड विद टीयर एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, तो इसकी जो ये लड़का जो है, इसका ये जो लड़का है इसका आँख जो है वो आंसू से भर जाता है, क्योंकि जो मेरठ में क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, राइट हो रही थी, और ये जो लड़का इसके शोल्डर को टच करता है। ही वॉज नॉट अ क्रॉसिंग एट अ डे आफ्टर, और उसके बाद वह लड़का उस क्रॉसिंग पे नहीं आया। नीदर अ डे आफ्टर नॉर ईवर अगेन, और ना ही वह कभी आया। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और कोई भी न्यूज़पेपर नहीं मिली हिंदी और इंग्लिश में। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गोन, क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ मेरा समीर दो गया, यानी समीर एक ये था, ये समीर दो था। तो ये क्या हुआ कि मेरठ में क्या होता है, मेरठ का रहने वाला था और मेरठ में क्या होता है, राइट हो जाता है, और कुछ दिन के बाद ये रोने लगता है कि मेरी जो पूरे परिवार है वो मेरठ में ही रहता है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये न्यूज़पेपर बेचना बंद कर देता है और चला जाता है कहीं। अब इस लड़का पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरा समीर कहाँ गया। अब मतलब इस लड़के को भी अभी तक नहीं पता है कि उसका दोस्त जो है वे कहाँ चला गया है। नेम द थ्री इन विच द समीर एक एंड समीर दो वे आर डिफरेंट, आपको तीन तरीका बताना है जिससे समीर एक और समीर दो डिफरेंस में है। तो एक तो समीर दो जो था वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से था, वह एक न्यूज़पेपर बेचा करता था, ठीक है, और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, मतलब कि उसको सब्जेक्ट का तक नहीं पता था, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और समीर एक जो था वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वो उसको इंग्लिश पढ़ने आता था, ठीक है, और वह स्कूल जाया करता था। तो उसका रिलीजियन डिफरेंट था, ये मुस्लिम था और ये हिंदू था। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस थी।
विल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, जो समीर एक था वो मोर फैमिलियर था इंग्लिश से। समीर दो स्पीक हिंदी, समीर दो जो था वो स्पीक हिंदी बोलता था। ऑल दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन हालांकि वे जो दोनों थे वो डिफरेंट लैंग्वेज अपने घर पे बोलते थे। दे स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और तभी भी वे क्या कर सकते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। दे मेड द इफोर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो समीर एक और समीर दो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे। फिर समीर एक जो था वो हिंदू था और समीर दो जो था वो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियन एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस आर दी एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जो डिफरेंट रिलीजियन होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो एस्पेक्ट है किसका, डाइवर्सिटी का। तो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट बनाना है जो कि समीर एक और समीर दो क्या करते हैं, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसका लिस्ट बनाना है, ठीक है। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other way in which समीर एक और समीर दो are different. इनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा बहुत सारे अदर वे हैं जिससे समीर एक और समीर दो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल समीर एक गोज़ अ स्कूल, जो समीर ए है वो स्कूल में पढ़ने जाता है और समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर को सेल करता है। समीर दो डिड नॉट हैव दी अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ स्कूल, तो समीर दो को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला स्कूल को अटेंड करने के लिए। पर you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. तो शायद आपके एरिया में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जिनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, रहने के लिए घर नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है जो कि हमने अर्ली में देखा। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट इनइक्वालिटी। हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। और इनइक्वालिटी कब आता है कि जब एक पर्सन के पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं रहती हैं, अवेलेबल नहीं रहती हैं अदर पर्सन के पास, तब हम इनइक्वालिटी आता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक अनदर एग्जाम्पल है कि इसका इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डीड एंड दे वेयर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप में बटी हुई है, जो भी वे काम करते हैं उसके बेसिस पे, और वे उसी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पोटर यू कुड ओनली बिकम अ पोटर। अगर आपके पेरेंट्स पोटर हैं तो आप भी पोटर ही बनेंगे, नथिंग एल्स। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर इरिवर्सिबल। ये सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबल है। एंड बिकॉज यू वी आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, it was not considered necessary for you to know anything more than what you need in your profession. तो एक्चुअली क्या कह रहा है कि जैसे कि आपका जो पिता हैं अगर वे पोटर में जन्म लिए हैं तो आप भी क्या होगे, पोटर होगे। ये जो है वो सोसाइटी का सिस्टम है, और ये जो प्रोफेशनल है वो वे सपोज टू चेंज नहीं होता है। It was not considered necessary for you to know anything more than what you need in your profession. This creates the situation of inequality. और जो प्रोफेशन होता है वो भी इनइक्वालिटी के सिचुएशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। You will read more about this in the other inequality in following chapter. और आप इनइक्वालिटी के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे।
वॉट डज डाइवर्सिटी एडेड टू आवर लाइफ, हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी का क्या एडिशन है। जस्ट लाइक अ समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड, यू माइट हैव अ फ्रेंड हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो जैसे कि समीर एक और समीर दो आपस में दोस्त बन गए होंगे, वैसे ही आपके भी दोस्त जो होंगे वे आपसे थोड़े डिफरेंट होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल विद देम। और जो आपके दोस्त होंगे वे भी सेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ को पहनते होंगे अपने घर में और डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे। ट्राई आउट द क्लॉथ दे वेयर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। तो आप अपने दोस्त से पूछिएगा, जानने का कोशिश कीजिएगा कि वे किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं और किस प्रकार की भाषा बोलते हैं और उनसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेक लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो भी फूड खाए जाते हैं उसका लिस्ट बनाना है। जैसे कि साउथ इंडिया में आपको इडली डोसा खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया का फूड का, फिर आपका कश्मीर का, वैसे ही डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो भी डिफरेंट फूड खाए जाते हैं उसको लिस्ट बनाना है। मेक लिस्ट ऑफ लैंग्वेज बिसाइड्स योर मदर टंग, और मदर टंग के अलावा आपको एक लिस्ट बनाना है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो भी लैंग्वेज बोले जाते हैं उसका। हम पढ़ रहे थे यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग द हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। तो आपको बहुत सारे स्टोरीज पढ़ना पसंद होगा, बहुत सारे एडवेंचर्स करना पसंद होगा, एनिमल्स का, पीपल का, घोस्ट का, ये सारे स्टोरीज और एडवेंचर्स आपको अच्छा लगता होगा। परहैप यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरी योरसेल्फ, और आप अपने आप से भी क्या करते हो कि स्टोरी बनाते हो। ठीक है, बचपन में क्या करते हो, आप अपने आप से कोई एक स्टोरी बना लिया करते थे, तो वो भी बहुत ही क्या करता है, हेल्प, उससे भी आप क्या। मेनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी, और बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं वो फील करते हैं हैप्पी जब वे गुड स्टोरी को सुनते हैं, बिकॉज इट गिव देम लॉट्स ऑफ आइडिया टू मेक अप मोर स्टोरी। और गुड स्टोरीज उन्हें क्या देती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ देती हैं जिससे वे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नए स्टोरीज को बना सकते हैं। People who write stories get their idea from all sorts of different places, और जो भी लोग स्टोरीज को लिखते हैं वे क्या करते हैं, अपना आइडिया बुक से लेते हैं, रियल लाइफ से लेते हैं और अपने इमेजिनेशन से लेते हैं। Some may have live in forest close to animal and chosen to write of their fight and friend, और बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल के नज़दीक, और वे क्या करते हैं, फाइटिंग और फ्रेंडशिप के बारे में लिखते हैं। अदर रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग एंड क्वीन एंड रोट स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर्स, और दूसरे लोग क्या करते हैं, किंग और क्वीन के स्टोरीज को लिखते हैं, लव, उनके लव के बारे में, उनकी ऑनर्स के बारे में, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में। Some depend into their own childhood memories of a school and friend and wrote story of adventure, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बचपन की मेमोरीज को लिखते हैं जो भी स्कूल में हुआ था, अपने फ्रेंड्स की मेमोरी को लिखते हैं और एक स्टोरी लिखते हैं एडवेंचर का। Imagine if all the storytellers and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two color, red and white, ate the same food, maybe potato, took care the same two animal, for example the deer and cat, and to entertain themselves played snake and leaders. What kind of story do you think they write? तो एक्चुअली आप इमेजिन कीजिए, जो भी स्टोरी टेलर्स हैं उनको कहा जाए, उनको फोर्स किया जाए कि आपको एक ऐसी जगह पे रहना है, एक ही जगह पे रहना है और एक ही और टू कलर का, सिर्फ रेड और वाइट कलर का क्या करना है, कपड़ा को पहनना है और सेम फूड खाना है, जैसे कि पोटैटो खाना हो गया, और दो एनिमल को देखभाल करना है जैसे कि डियर हो गए, कैट हो गए,
और अपने आप को एंटरटेन कैसे करना है, स्नेक और लीडर खेलकर, अपने आप को सांप सीढ़ी का खेल खेलकर अपने आप को क्या करना है, एंटरटेन करना है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक्स दैट दे वुड राइट, और आप क्या सोचते हैं कि वे किस प्रकार का स्टोरी वे लिखेंगे। इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव इन अ प्लेस टू डिस्क्राइब अबव। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक राइटर हैं, वो वे जो राइटर हैं वे उस जगह पे रह रहे हैं जो यहाँ पे बताया गया है। इधर यू राइट ए स्टोरी और ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ, या तो आप एक स्टोरी लिखिए या तो आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए अपने लाइफ का। डू यू थिंक्स यू वुड इंजॉय लिविंग अ प्लेस लाइक दिस, क्या आपको लगता है कि आप इस प्रकार का प्लेस को इंजॉय करोगे रहना। लिस्ट द 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस इन द मोस्ट इफ यू लिव हियर। आपको क्या करना है, लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स को लिखना है जो कि आप मिस करोगे अगर आप वहां पे रहते हो तो। अब उसके बाद है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज द कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। जो इंडिया है, कंट्री है, वहां पे बहुत सारे डाइवर्सिटी है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, और हमारे पास बहुत सारे फूड होते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन, हम डिफरेंट रिलीजियन को प्रैक्टिस करते हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different way। और हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सिमिलर थिंग्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे में। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम कैसे डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। A little more than 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus and car become the part of our life। तो आपको क्या करना है, 200 ईयर एगो के बारे में सोचना है, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार ये हमारे लाइफ का पार्ट नहीं बनी हुई थी, उस समय के बारे में सोचना है। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ अनदर इन द सी। जो पीपल थे, जब एरोप्लेन नहीं हुआ करती थी, बस नहीं हुआ करता था, ट्रेन नहीं हुआ करता था, जो पीपल थे वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या पे जाते थे, शिप पे जाते थे, हॉर्स पे जाते थे, कैमल पे जाते थे, या पैदल चला करते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेस टू सेटल इन। तो ऑफन भी क्या करते थे, वे नए जगह की खोज में जाते थे और नए जगह पे सेटल होने के लिए जाया करते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, और पीपल किस लिए ट्रैवल करते थे, ट्रेड के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। एंड बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टे देयर। और बहुत लंबे समय की यात्रा के चलते जब उन्हें एक प्लेस मिल जाता था, वहां पे वे लोग क्या किया करते थे, वहां पे वे रहना स्टार्ट कर देते थे। ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक रहना स्टार्ट कर देते थे। मेनी अदर लेफ्ट देयर होम बिकॉज देयर वेयर famines एंड ड्राउट्स एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कुछ जो नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे कि फमाइंस हो गया, ड्राउट हो गया, उसके चलते उन्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना नहीं मिल पाता था, इसीलिए वे लोग क्या कर दिए, जगह को छोड़ते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, और कुछ लोग वर्क के लिए जाया करते थे। विल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज वॉर, और बहुत लोग ऐसे भी थे इसलिए अपना घर छोड़ देते थे कि वॉर होने के चलते क्या करते थे, वे लोग घर छोड़ दिया करते थे। Sometime as they began to make their home in a new place, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the older way. Sometime जो people थे वे क्या करते थे, नया प्लेस पे अपना घर बनाते थे, और पीपल क्या करते थे, वहाँ पे अपना टाइम को मैनेज किया करते थे, वहाँ पे रहना पसंद किया करते थे, ठीक है। और वहाँ पे जितना भी उनको खाने के लिए मिलता था वे सारा चीज़ वे क्या कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे।
सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियन बिकम टू मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। अब इसके चलते क्या होती थी, जब वे मैनेज किया करते थे तो इसके चलते क्या होती थी, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके सेटल होते थे तो उनका जो लैंग्वेज था, फूड था, म्यूजिक था, रिलीजियन था, वो क्या होती थी, नया और पुराना आपस में मिल जाती थी। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, और इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर के चलते एक नया डिफरेंट थिंग्स कम आता था, डिफरेंट कल्चर्स आता था। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेस सो अस मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प द शेप ऑफ लाइफ एंड कल्चर देयर। जो हिस्ट्री है बहुत सारे जगहों का, ये हमें ये बहुत ही प्रभाव डालती है किसी भी किसी भी समाज के कल्चर को बनाए रखने के लिए, शेप ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए। Thus reasons become very diverse because there is unique history, और इसीलिए जो रीजन जो होते थे वो बहुत ही डाइवर्स हो जाते थे क्योंकि उनका जो हिस्ट्री होती थी वो यूनिक हुआ करती थी। Similarly diversity also come about when people adapt their life to the geographical area in which they live। और डाइवर्सिटी इसलिए आता है कि जो पीपल जो होते हैं, जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया में वे लोग क्या होते हैं, निपुण हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उस एरिया के अनुसार। तो इसके चलते क्या होता है कि डाइवर्सिटी का जन्म होता है, डाइवर्सिटी आता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर अ सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। जो लोग सी के किनारे रहते हैं वे लोग डिफरेंट होते हैं जो लोग माउंटेन के किनारे रहते हैं उनसे। नॉट only do people have different clothing and eating habit, but even the kind of work they do are different। जो सिर्फ उनकी क्लॉथिंग और ईटिंग हैबिट ही डिफरेंट नहीं होती है, जो जिस प्रकार का वे कपड़ा पहनते हैं वे भी डिफरेंट होता है। इन सिटी इट इज ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ टू क्लोजली पीपल लिव एंड टाइड इन देयर फिजिकल सराउंडिंग। और सिटीज में हम लोग ऑफन फॉरगेट कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि जो पीपल जो होते हैं वे कितने टाइड फिजिकल सराउंडिंग में रहते हैं। This is because in city people seldom grow their own vegetables and grain। और इसीलिए सिटी में जो पीपल होते हैं वो अपना वेजिटेबल्स और ग्रेन को मुश्किल से ग्रो कर सकते हैं। इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई, मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं या ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा वे लोग क्या करते हैं, मार्केट पर डिपेंड रहते हैं खरीदने के लिए, फूड के लिए और अदर गुड्स दैट दे नीड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल्स एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। तो चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है डाइवर्सिटी के किसी भी रीजन के। We can do this by reading about the life of two different parts of country, केरला and लद्दाख। और हम ये ऐसे कर सकते हैं कि टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है केरला और दूसरा है लद्दाख। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। तो आपको क्या करना है, इंडिया का मैप को देखना है और केरला और लद्दाख को लोकेट करना है मैप पे। Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? क्या आप 2 तरीका बता सकते हैं जिससे ये जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इन एरिया का वो इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि क्या पीपल खाते हैं, किस टाइप का वे कपड़ा पहनते हैं और किस प्रकार के वे काम करते हैं। तो चलिए हम लोग लद्दाख के बारे में स्टडी करते हैं। लद्दाख इज़ द डिज़र्ट इन द माउंटेन इन ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्चुअली लद्दाख कहाँ पे है, ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। और यहाँ पे ये जो लद्दाख जो एरिया है वो एक्चुअली माउंटेन एरिया है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर इन स्नो इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो एक्चुअली क्या होता है कि लद्दाख में जो एग्रीकल्चर है
वे बहुत ही डिफ़िकल्टी से हो पाती है और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चर का, क्योंकि इस रीजन में जो रेन होता है वो यहाँ पे रेन बहुत ही कम होता है और अधिकांश जो एरिया होता है इस एरियाज में वे पूरे स्नो से कवर होते हैं पूरे साल। ठीक है, तो इससे एग्रीकल्चर अफेक्ट होती हैं। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डैट कैन ग्रो इन द रीजन, और बहुत ही कम ट्री क्या होती हैं इन रीजन में ग्रो होती हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दी समर मंथ, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पीपल जो हैं वे किस पे डिपेंड रहते हैं, स्नो पे डिपेंड रहते हैं। स्नो जब मेल्ट करता है तो उसमें से वाटर निकलता है, उस पे पीपल जो होते हैं वे डिपेंड होते हैं। पीपल हियर कीप सीप एंड गॉट, और यहाँ पे जो पीपल हैं वे क्या क्या रखते हैं, सीप रखते हैं, गॉट रखते हैं। तो गॉट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पसीमा वुल्स, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो गॉट है यहाँ पे, जो लद्दाख में जो गॉट पाई जाती हैं वो स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि वे जो गॉट होती हैं उनकी जो हेयर होती हैं उससे वे कौन सा ऊल निकलता है, पसीमा ऊल निकलता है। दिस ऊल इज प्राइस्ड एंड पसीमा सॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और ये जो ऊल होते हैं वे बहुत ही अच्छी दाम पे बिकते हैं, और इसके जो सॉल होते हैं वे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इसका जो सॉल का कॉस्ट जो होता है वो महंगा होता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द गॉट एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। तो ये क्या करते हैं, जो भी पीपल होते हैं यहाँ पे वे क्या करते हैं, उस गॉट से ऊल को निकालते हैं, केयरफुली तरीके से गॉट से ऊल को निकालते हैं, और ये ट्रेडर को, कश्मीर के ट्रेडर को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। पसीमा सॉल आर चीफली ओवन इन कश्मीर, और जो पसीमा सॉल होती हैं वे कहाँ पे बुनी जाती हैं, कश्मीर में। ओवन मतलब बुनना, ठीक। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, जो पीपल होते हैं वे क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, प्रोडक्ट लाइक अ चीज़ एंड बटर। और यहाँ पे जो पीपल होते हैं ये कौन क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया। ईच फैमिली ओन्स सम गॉट, और हर एक फैमिली के पास क्या होती हैं बच्चों, गॉट होती हैं, काऊ होती हैं और डोज होते हैं। डोज मतलब याक काऊ। बीइंग अ डिजर्ट did not mean that लद्दाख did not attract its share of trader, और डिजर्ट होने के चलते लद्दाख में ट्रेडर का कमी नहीं है। इट इज़ कंसिडर अ गुड रूट, ट्रेड रूट, एज हैड मेनी passes through which कारवाज ट्रैवल टू what is today called तिब्बत। तो एक्चुअली क्या है कि जो लद्दाख है, लद्दाख से बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, कारवाज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और ये जो है इम्पॉर्टेंट रूट है किसके लिए, जो तिब्बत है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रूट है कौन, लद्दाख। दिस कारवाज कैरी टेक्सटाइल, और ये सारे कारवाज में क्या होते हैं बच्चों, टेक्सटाइल होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, रॉ सिल्क होती हैं एंड कारपेट्स होते हैं। तो एक्चुअली क्या होती है कि ये जो रूट है, स्पेशल रूट है तिब्बत के लिए, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है एक्चुअली मेन रूट है यहाँ से तिब्बत के लिए। जो लोग जो ट्रेडर हैं वे कारवास में टेक्सटाइल कैरी करते हैं, फिर से आपके स्पाइसेस कैरी करते हैं, मसाले कैरी करते हैं, रॉ सिल्क कैरी करते हैं, कारपेट्स कैरी करते हैं, ताकि वे क्या कर सके, तिब्बत में जाके उसे सेल कर सकें। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, तो लद्दाख के थ्रू बुद्धिज़्म जो है वे तो मेनली जो रिलीजियंस कौन सी पाई जाती हैं लद्दाख में, बुद्धिज़्म पाई जाती है, और तिब्बत में जो बुद्धिज़्म कैसे फैला, लद्दाख के ही थ्रू फैला। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो, तो इस्लाम की जो इस्लाम है, जो इस्लाम रिलीजियन है उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, लगभग 400 साल बाद हुआ। एंड देयर इज़ द सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पे अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है।
लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम, और लद्दाख में बहुत ही अच्छी ओरल ट्रेडिशन पाई जाती हैं सॉन्ग की, पोएम की। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा, जो लोकल वर्जन है, जो नेशनल तिब्बतियन एपिक है केसर सागा, आर परफॉर्म्ड, और यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, एंड सॉन्ग बोथ बाय मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, और मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे सॉन्ग करते हैं। अब चलते हैं हम केरला के पास। तो केरला कहाँ पे है? केरला इज स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली क्या है, केरला जो लोकेटेड है वे कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाई सी, और केरला क्या है, सी से घिरा हुआ है ऑन वन साइड एंड द हिल ऑन द अदर साइड। तो एक्चुअली क्या है, एक साइड केरला के सी है और दूसरे साइड क्या है, हिल्स हैं। The number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत नंबर ऑफ स्पाइसेस ग्रो करते हैं, जैसे पेपर हुआ, क्लोव्स मतलब लौंग हुआ, धनिया हुआ, यहाँ पे ग्रो करती हैं हिली एरिया में। इट इज़ द स्पाइसेस दैट मेड द रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ ट्रेड। और जो केरला है वहाँ पे जो स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, वही मेन रीज़न है जो कि ट्रेड को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जीवीज एंड अरब ट्रेडर वेयर फर्स्ट टू कम हियर। जो जीवीज और अरब ट्रेडर थे वे पहली बार केरला में आए थे। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट संत थॉमस, जो अपोस्टल थे क्रिस्ट के कौन थे, संत थॉमस, उनका मानना था इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर एगो। और लगभग जो क्रिश्चियन के मतलब कि जो भी गुरु थे वे यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले आए थे। एंड ही इज़ द क्रेडिटेड विद द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और इनको क्रेडिट जाता है, इन्होंने क्या किया था, बिगिनिंग किया था किसका, क्रिश्चियनिटी को इंडिया में किया था। Many Arab trader also came and settled down here। और बहुत सारे अरब ट्रेडर यहाँ पे आए थे और सेटल हुए थे। IBN बटुआ, जो IBN बटुआ हैं who travel here a little less than 700 year ago। और इन्होंने लगभग 700 ईयर एगो ट्रैवल किया था। उन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखा था इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम। और यहाँ पे केरला में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, ट्रैवल लॉग में जो लाइफ हैं मुस्लिम की उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। एंड से डैट दे आर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उस ट्रैवल लॉग में उन्होंने बताया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं वे हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं, कहाँ पे, केरला में। द पोर्तुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप। तो वास्को डी गामा पहली बार कहाँ पे आए थे, केरला में आए थे, ठीक है। और यूरोप से आए थे, कहाँ से आए थे वास्को डी गामा, यूरोप से आए थे केरला में, और सबसे पहले वहीं पे इंडिया में पैर रखे थे। बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस people in Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। तो एक्चुअली जो वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने के चलते जो पीपल है केरला में वे डिफरेंट रिलीजियन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जुडिज़म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है। द फिशिंग नेट used here look exactly like a Chinese fishing net called चाइना वाला। जो फिशिंग नेट होती है केरला वाला में तो एक्चुअली वो इस तरीके से दिखती हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह दिखती हैं। और इनको क्या कहते हैं बच्चों, चाइना वाला कहते हैं। डैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चाइना चाटी। जो भी बर्तनी यूज़ करी जाती हैं फ़िश को फ्राई करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, चीना चाटी कहते हैं, चाइना चाटी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन
could have come from China, और ऐसा माना जाता है जो वर्ड चीन है वे कहाँ से आया है, चाइना से आया है। The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetable। जो फर्टाइल लैंड है केरला की वे सुटेबल हैं किसके ग्रो करने के लिए, राइस को ग्रो करने के लिए। और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं वे क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। That is in most important. The boat race is an important part of Onam festival celebrated in Kerala। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओनम फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक्चुअली ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें बोट रेस जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। Will Kerala and Ladakh is quite different in term of their geographical feature। जो केरला है, लद्दाख है, वे क्वाइट डिफरेंट है इनके जियोग्राफिकल फीचर में। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। जो हिस्ट्री है दोनों रीजन का, केरला का, लद्दाख का, यहाँ पे क्या है, कल्चरल सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस है। बोथ रीजन वेयर इन्फ्लुएंस बाई चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। और बोथ जो रीजन है, जो केरला है और चाइना सॉरी जो आपका लद्दाख है, यहाँ पे चाइनीज और अरब ट्रेडर का इन्फ्लुएंस है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट उल that drew the trader of this region। तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो जियोग्राफी है केरला का, उससे चलते क्या होता है, यहाँ पे कल्टीवेशन हो पाता है स्पाइसेस का, मसाले का। और जो जियोग्राफी है लद्दाख का, यहाँ पे जो उल होते हैं, जो पश्चिमा उल था, वो ट्रेडर को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। Thus history and geography are often tied in cultural life of region। जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है वे कल्चरल लाइफ इन रीजन में क्या करती हैं, जुड़ी रहती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मियरली द थिंग ऑफ पास्ट। जो इन्फ्लुएंस है डाइवर्स कल्चर का वे सिर्फ पास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं है, पास्ट के लिए का इन्फ्लुएंस नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइफ are all about the moving from place to place for work and with each move our cultural tradition। तो हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है हम किस लिए मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस इसलिए जाते हैं ताकि हम वर्क को फाइंड कर सकें, और इसके चलते जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है ये भी शेयर होती हैं। एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम द पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। और जो कल्चर ट्रेडिशन होता है वो स्लोली धीरे धीरे क्या बन जाती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं नए प्लेस पे। सिमिलरली इन आवर ओन नाइबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। तो एक्चुअली जब हम नाइबरहुड में जब हम रहते हैं तो हमारे चारों तरफ नाइबरहुड में पड़ोसी में हम सेवरल कम्युनिटी से घिरे हुए रहते हैं। आवर डेली लाइफ आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग टुगेदर एंड हियर स्टोरी अबाउट ईच अदर लाइफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो हमारा डेली लाइफ है वो इस बारे में है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे का स्टोरीज़ को सुनते हैं, उनके लाइफ को सुनते हैं, उनके कस्टम को सुनते हैं, उनके प्रथा। कस्टम मीन्स क्या होता है, प्रथा होता है, और ट्रेडिशन मतलब जो भी कस्टम बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेडिशन कहते हैं। अब उसके बाद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको रिकग्नाइज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, women and men from different cultural, religious and regional background came together to oppose them। तो एक्चुअली क्या हुआ था बच्चों, जब इंडिया में ब्रिटिश राज कर रही थी तो डिफरेंट रिलीजियन के, डिफरेंट कल्चर के जितने भी मेन और वीमेन थे वे एक साथ आए थे और ब्रिटिश को क्या किए थे, अपोज किए थे।
India's freedom movement had thousands of people of different grounds in it. जो इंडिया फ्रीडम्स है, जो भी इंडिया का फ्रीडम्स का लड़ाई था, उसमें बहुत ही रिलीजियन के, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियनिटी थे, बहुत ही रिलीजियन के, बहुत ही कल्चर के लोग आए थे, डिफरेंट बैकग्राउंड था उनका, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन, और वे लोग क्या करते हैं, वे एक साथ काम करते हैं और काम करके ब्रिटिश को भगाने में मदद करते हैं। दे वेंट टू जेल टुगेदर, और वे एक साथ जेल जाते हैं। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, और वे एक साथ मिलकर डिफरेंट तरीका फाइंड करते हैं जिससे कि वे क्या कर सके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की सरकार है, उसको क्या कर सके, अपोज कर सके। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे could divide India because they were so different, और ब्रिटिश का मानना था कि वे क्या कर सकते हैं, इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया है में जो लोग हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और उनका मानना था कि वे क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। बट पीपल सो हाउ दे कुड डिफरेंट एंड इट यूनाइट इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन जो पीपल थे इंडिया के, उन्होंने दिखाया कि वे इतनी डिफरेंट होने के बावजूद वे लोग क्या हुए, एक साथ यूनाइट हो गए, एक साथ आए और ब्रिटिश से बैटल जीते, ठीक है। 1947 में हमारा जो देश था वे आज़ाद हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग उस समय में आए थे, वे लोग एक साथ फाइट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब ये डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, तो ये पोयम है कि फ्रेंड्स आप उस डे को मत भूलिए जो कि खूनी दिन था। इन द मिडेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड ऑफ टीयर फॉर अस, और हमारे हैप्पीनेस के बीच में एक टीयर के लिए भी था। द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट अ फ्लावर इन डिजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लिप्ड इन द जालियावाला बाग। तो एक्चुअली जालियावाला बाग आपको मैस्कर याद होगा, तो एक्चुअली ये जो पोएम है उसी पर है कि जब क्या हुआ था जालियावाला बाग में, कि बैसाखी का पर्व था, ठीक है, और ये बहुत ही पंजाब में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। और जालियावाला बाग ग्राउंड में क्या हुआ था कि लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपोज करने के लिए आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ कि जो जनरल डायर था उसको पता चल गया कि जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वे क्या करने वाले हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपोज करने वाले हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया कि चारों तरफ से उसका दरवाजा को बंद करा दिया, और जितने भी लोग थे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बैसाखी का मेला को सेलिब्रेट करने आए थे, उन पर गोली चला दिया गया, और उसके चलते क्या हुआ, बहुत सारी जानें चली गई। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जालियावाला बाग, डू लाइट द लैम्प ऑन स्लोली ग्रेव, ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदू द मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। तो उस समय क्या हुआ था, जो ब्लड था हिंदू का और मुस्लिम का वो एक साथ बहा था, इसी में कहने का कोशिश किया गया। डू सोक योर रोब इन द रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, सम रूट इन जेल विल अदर लाई इन द ग्रेव, डू सेट अ फ्यू टीयर फॉर देम। तो कह रहा है कि आप उनके लिए कुछ आंसू बहाइए ओ फ्रेंड। ये था इंडिया पीपल थिएटर एसोसिएशन, IPTA के द्वारा ये पोयम लिखा गया था। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जालियावाला बाग मैसकर। तो ये जो सॉन्ग था जैसे ही जालियावाला बाग मैसकर खत्म हुआ उसके बाद गाया गया। In Amritsar, in which British general opened fire on large group of unarmed peaceful people, killing many of wounding or even more।
तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर, उसने क्या किया कि अनआर्म्ड यानी बिना हथियार पीसफुल तरीके से जो पीपल थे उन पर ओपन फायर किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, मारा गया। मेनी ऑफ वॉन्डिंग, बहुत सारे लोग क्या हो गए, घायल हुए। ठीक है, मेन एंड वीमेन, कौन कौन थे, मेन थे, वीमेन थे, हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, रिच थे, पुअर थे, वे एक साथ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश से। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड sung टू ऑनर ऑफ मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, और ये सॉन्ग को इसलिए कंपोज किया गया था और गाया गया था कि क्या किया जा सके, जो ब्रेव पीपल थे जो जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे उनके लिए, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में गाया गया था। सॉन्ग्स and symbols that emerge during freedom struggle serve as the constant reminder for our country's rich tradition of respect for diversity। जो songs थी, symbol थी, जो भी freedom struggle में आई हुई थी, emerge हुई थी, वे हमें constant remind करती हैं कि हमारा जो country का rich tradition है और ये क्या करती हैं, diversity को respect करती हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, क्या आपको पता है स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग पता है? इट वॉज यूज्ड एज द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। और जो इंडियन फ्लैग था उसको एज अ सिंबल इस्तेमाल किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे कंट्री में। ठीक है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from outside but rather it was something deeper within the fold। The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety of knowledge and even encouraged। तो एक्चुअली एक बुक था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, डेट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उस बुक में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो इंडिया की डाइवर्स यूनिटी है वो बाहरी से इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, इंडिया की जो यूनिटी है वो इंडिया के अंदर से आती है, इसके बिलीफ से, कस्टम से, प्रैक्टिस से, जो कि एक्नॉलेज करती है, इनकरेज करती है। इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना। इट वॉज नेहरू हु क्वाइन द फेज, और ये नेहरू थे जिन्होंने एक क्वाइन किया था फ्रेज को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये किसका टर्म था, जवाहरलाल नेहरू का टर्म था टू डिस्क्राइब द कंट्री। तो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक वर्ड यूज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चलिए यहाँ पे एक फैक्ट है, इंडिया नेशनल एंथम composed by रविंद्रनाथ टैगोर इन अदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया का नेशनल एंथम है बच्चों, उससे किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। और ये जो एक्सप्रेशन था ये किस लिए था, यूनिटी ऑफ इंडिया के बारे में था। इन द वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, और किस वे में जो नेशनल एंथम है वो यूनिटी को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ये पूरा अब जब इंडिया का नेशनल एंथम आप गाते हो तो उसमें क्या है, उसमें इंडिया का यूनिटी को दिखाने का बात किया गया है। और ये जो है, ये जो इंडिया का नेशनल एंथम है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज किया गया था। तो ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।